क्या आप जानते हैं इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ऑफर हुई थी, और वो भी एक नहीं 2 बार। लेकिन सबसे शॉकिंग रियलिटी ये है कि इंडिया की नेहरू गवर्नमेंट ने अपनी सीट चाइना को दे दी। और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि इसी चाइना ने यूएनएससी में ही वीटो पावर का यूज करके हमेशा इसे इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया है, चाहे वो खतरनाक टेररिस्ट मसूद अजहर को सैंक्शन से बचाना हो या यूएन में कश्मीर इशू पर पाकिस्तान को सपोर्ट करना। सोचने वाली बात यह है कि जब ये सीट इंडिया को ऑफर की गई थी तो फिर इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? आखिर क्यों नेहरू ने इस ऑफर को डिक्लाइन किया और चाइना को इस सीट के लिए मोर डिजर्विंग माना, एंड इवन मोर फ्रॉम इंडिया? तो चलिए इस इशू को और अच्छे से समझते हैं। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल क्लैरिटी कास्ट। तो अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की। इसकी स्थापना होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इन 1945। यूएन के 50 फाउंडिंग मेंबर्स थे और इंडिया भी उनमें से एक था। और बाय डिफॉल्ट जो वर्ल्ड पावर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीती थी उन्हें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर की सीट मिली और इन्हें P5 के नाम से भी जाना जाता है। और ये पावर्स थे यूएसए, सोवियत यूनियन, यूके, फ्रांस एंड चाइना। ये एक ऐसी वर्ल्ड गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनी जिससे सभी देश साथ बैठकर वर्ल्ड के कॉम्प्लेक्स इश्यूज को रिजॉल्व कर पाए, फिर चाहे वो वॉर हो, क्लाइमेट चेंज हो या हेल्थ इमरजेंसी। लेकिन ये सीट जो 1945 में जिस चाइना की थी वो आज वाला कम्युनिस्ट चाइना नहीं था, बल्कि वो नेशनलिस्ट पार्टी रूल्ड चाइना था। लेकिन इस पूरे सिनेरियो की इंटरेस्टिंग स्टोरी हम आगे जानेंगे कि कब इंडिया को यूएनएससी के लिए ऑफर्स दिए गए और वो ऑफर्स चाइना तक पहुंच गए। चलिए बताते हैं। तो पहला ऑफर आता है यूएस की तरफ से 1950 में, और ये डिटेल सामने आती है पंडित पेपर से, जब इंडिया की यूएस में एम्बेसडर रही विजय लक्ष्मी पंडित, जो नेहरू की बहन भी थी। उन्होंने इस दौरान नेहरू को कुछ लेटर्स लिखे और उन्हीं लेटर्स में उन्होंने जिक्र किया कि यूएस गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जॉन फॉस्टर डुलिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डीन एचसन और होम मिनिस्टर फिलिप जेसम इंडिया को यूएनएससी में चाइना की सीट देने का ऑफर देने का एक पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं। लेकिन नेहरू ने लक्ष्मी को जवाब में लिखा कि इंडिया अपने टर्म्स में यूएनएससी की सीट के लायक है, लेकिन वो इसे चाइना की सीट की कॉस्ट पे लेना बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आखिर चाइना की सीट को रिप्लेस क्यों करना पड़ रहा था? और इसका जवाब ये है कि काफी टाइम से चाइना में काइशेक लेड नेशनलिस्ट पार्टी और माओ लेड कम्युनिस्ट पार्टी में सिविल वॉर चल रहा था, और 1949 में ये वॉर जीता कम्युनिस्ट ने और माओ बने चाइनीज हेड। लेकिन यूएनएससी सीट काफी टाइम तक चाइनीज नेशनलिस्ट के पास रही और यूएस ने सिक्योरिटी काउंसिल में कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस बढ़ता देख ये सीट इंडिया को ऑफर की। हालांकि काफी लोगों का कहना है कि ये कोई सीरियस ऑफर नहीं था, बल्कि यूएस इस ऑफर के बहाने इंडियन गवर्नमेंट का रुख देखना चाहता था। 1955 में सोवियत यूनियन इंडिया को ऑफर करता है यूएनएससी की परमानेंट सीट, और ये एक फॉर्मल ऑफर था बाय द देन प्रीमियर निकोलाई बुल्गानिन। ये ऑफर किसी की सीट को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि इंडिया को एज अ 6th परमानेंट मेंबर बनाता बाय एक्सपैंडिंग द यूएनएससी मेंबरशिप। बट नेहरू जी ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया, एंड सम ऑफ द रीजंस फॉर द रिजेक्शन वर आइडियलिज्म, बिलीव करना कि यूएनएससी में परमानेंट सीट ना होके बल्कि एक ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर हो, नॉन अलाइनमेंट। ये ऑफर एक्सेप्ट करने से कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया का न्यूट्रल स्टैंड कॉम्प्रोमाइज हो सकता था और इंडिया सोवियत कैंप का पार्ट दिखता। प्रायोरिटाइजिंग चाइना, नेहरू का हेजिटेंट नेचर, और वो चाहते थे कि पहले चाइना की सीट का इशू रिजॉल्व हो और फिर बाद में बाकी जो डिजर्विंग कंट्रीज है उन्हें मौका मिले यूएनएससी ज्वाइन करने का इंडिया से पहले। अब कुछ सवाल ये है कि और कौन सी कंट्रीज है जो इंडिया से ज्यादा इस सीट को डिजर्व करती थी, और परमानेंट सीट के साथ क्या इंडिया ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल होता? ये आप हमें कमेंट्स में बताइए। तो अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो 1955 में जब पार्लियामेंट में यह सवाल पूछा गया तो नेहरू जी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ऐसा कोई भी ऑफर नहीं मिला है, फिर चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल। तो चलिए अब इन ऑफर्स और उस टाइम की जियोपॉलिटिक्स का थोड़ा एनालिसिस करते हैं। यूएस का ऑफर शायद रियलिटी नहीं बन पाता क्योंकि उसके लिए यूएन चार्टर को अमेंड करना पड़ता, और हम अगर चार्टर को अमेंड करने वाले रूल्स को देखें तो पता चलता है कि ये काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है। जैसे यूनानिमस अप्रूवल फ्रॉम परमानेंट मेंबर्स, यानी 5 परमानेंट मेंबर्स का यूएनएससी में इंक्लूजन या रिप्लेसमेंट के लिए अग्री करना, 2/3 मेजॉरिटी वोट इन द जनरल असेंबली, और 5 परमानेंट सीट मेंबर्स के अप्रूवल के बाद 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी जनरल असेंबली से। तो इस सिचुएशन में देखा जाए तो यूएसएसआर ऐसा बिल्कुल नहीं करता क्योंकि कम्युनिस्ट चाइना उसका जूनियर पार्टनर था
और चाइना अपने खिलाफ वोट तो बिल्कुल भी नहीं करता। और रही बात नेहरू के रिजेक्शन की, तो उन्होंने अपनी आइडियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी थिंकिंग को आगे रखा और ऐसा ही कुछ एंटन हार्डर की रिपोर्ट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ चाइना और कांग्रेसमैन और यूएन अंडर सेक्रेटरी रहे शशि थरूर ने अपनी बुक नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया में लिखा कि नेहरू ने यूएस का ऑफर डिक्लाइन इसलिए किया ताकि वो एशिया में स्टेबिलिटी और सॉलिडारिटी को रिस्टोर कर सके एंड ऑल्सो टू अपीज चाइनाज माउथ। वहीं दूसरी तरफ देखें तो सोवियत ऑफर थोड़ा प्रैक्टिकल नजर आता है और हो सकता था कि इंडिया उसमें ऐड हो जाता, शायद यूएस भी मान जाता, बट फिर वही कॉम्प्लेक्स यूएन चार्टर एंड हू नोज क्या होता। वैसे देखा जाए तो नेहरू आइडियलिस्ट थे और बिलीव करते थे यूएन चार्टर और उनके लिखे कुछ पोस्ट से पता चलता है कि वो सोचते थे कि इंडिया शायद अभी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी ही नहीं है। मगर आप सोच के देखिए कि अगर इंडिया को ये परमानेंट सीट मिलती ऑन द हाई टेबल और ये सच हो जाता तो हमें कश्मीर इशू पर काफी फायदा मिलता, इंडो पाक और इंडो चाइना वॉर में हेल्प मिलती और हमें अपने फ्रेंड्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता टू बेल अस आउट, जैसे कि हमने 1971 के वॉर में देखा था जब इंडिया के ऊपर मल्टीपल रेजोल्यूशंस पास किए गए जिसमें इंडिया को ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में अपना मिलिट्री ऑफेंसिव अटैक रोकने के लिए कहा गया, जिसे सोवियत यूनियन ने ब्लॉक किया। वरना इमेजिन करना मुश्किल था कि अगर उस टाइम सोवियत यूनियन ये रेजोल्यूशंस ब्लॉक नहीं करता तो क्या हो सकता था। तो ये तो हुई बीते कल की बात। हो सकता है कि उस टाइम इंडिया वाज नॉट रेडी, लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो इंडिया आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इसकी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, which is 1/6 of the population of the world. And with its rising economy, इंडिया यूएनएससी की परमानेंट सीट डेफिनेटली डिजर्व करता है। और आज चाइना को छोड़ के सभी परमानेंट मेंबर्स इंडिया के बिड को सपोर्ट करते हैं ऑन इंडियाज इंक्लूजन इन द परमानेंट मेंबरशिप। तो इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए या नहीं, ये आप हमें कमेंट्स में बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्लैरिटी कास्ट को।